ईशानी और नियति कॉलेज के लिए निकल पड़ी। दोनों अंदर जाने लगी कि देखा, मीत और रोहित भी पार्किंग में खड़े थे। उनकी नज़र पड़ी नियति की लाल आंखें देखकर रोहित समझ गया था कि ये पूरी रात रोई है। और मीत, उसने तो जैसे ईशानी को ना देखने की कसम ही खा ली थी, तो वो इधर उधर देख रहा था। चल, मीत ने रोहित को हिलाते हुए कहा। रुक एक मिनट, आज बात करना ज़रूरी है, कहते हुए रोहित नियति के पास गया। गुस्सा मुझसे हो तो सज़ा खुद को क्यों दे रही हो? मुझे थप्पड़ टिका दो, रोहित ने नीति को देखते हुए कहा। रोहित, मैं तुमसे नाराज़ नहीं, बस यहीं तक का साथ था, जो कि बहुत अच्छा था। बहुत सी यादें हैं अब हमारे पास, और कहाँ लिखा है जिसे पसंद करो उसके साथ ज़िंदगी गुजारो। अलग रहकर भी कोई दिल के पास रह सकता है ना। नीति एकदम मैच्योर लड़की की तरह बात कर रही थी। आखिर करे भी क्यों ना, इतना प्यार किया था उसने रोहित से। वो एकदम नफरत में तो नहीं बदला जा सकता, चाहे वो कितनी भी गलतियां कर ले। और इस बार तो गलती उसकी थी भी नहीं। सब किस्मत का खेल है, कोई पास है तो कोई दूर। रोहित बस उसे देखे जा रहा था। ईशानी उन दोनों को अकेले छोड़कर मीत के पास पहुंची और उसकी बाइक का सहारा लेकर खड़ी हो गई। मीत वहां से जाने लगा कि ईशानी ने उसे रोक लिया। अब हाथ कैसा है तुम्हारा? पहले से बेहतर है, वो उसे बिना देखे ही बोला। पर ईशानी उसे बराबर घूर रही थी। हवा में उड़ते उसके बाल, ये हल्की बढ़ी हुई शेव, उसकी आंखें जिनमें हमेशा सच्चाई दिखाई देती थी। तो तुमने भी डिसाइड कर ही लिया इसी कॉलेज में आगे की पढ़ाई का? ईशानी उससे बातें करना चाहती थी। मीत उसे छोटे छोटे जवाब दे रहा था। उन्होंने देखा नियति रो रही थी रोहित को हक करके, और ईशानी से ये सब देखा नहीं जा रहा था। इसीलिए मैं प्यार मोहब्बत से दूर रहती हूँ, वो उन दोनों के ऐसे देखकर बोल पड़ी। अब मीत की निगाहें उसके ऊपर थी। उसके भूरे बाल उड़ उड़ कर चेहरे पर आ रहे थे और वो उन्हें हटा रही थी। ब्लैक कलर का टॉप और कानों में छोटे छोटे बूंदे, होठों पर हल्का सा लिप ग्लास और भूरी भूरी आंखों में हल्का हल्का काजल। परफेक्ट, उसके मुंह से अनायास ही निकल गया। ईशानी परफेक्ट सुनकर चौंकी। ये दोनों रो रहे हैं, ये कहाँ से परफेक्ट है मिस्टर मीत? वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मीत झेंप सा गया। वो सोचने लगा, तो ये राज है इस लड़की का प्यार मोहब्बत से दूर रहने का। अब उसकी नज़रें ईशानी से हट ही नहीं रही थी। क्या कह रही थी आप? वो उसे देखते हुए पूछ बैठा। हाँ, देखो ना इन दोनों को, ये तो शायद अलग होकर भी जी लेंगे, कुछ वक्त में ठीक हो जाएंगे। पर अगर मैंने कभी किसी से प्यार किया तो शायद मैं उसके बगैर कभी ना रह पाऊँ। ईशानी मीत की आंखों में आंखें डालते हुए बोली। तुम्हें उस दिन इसलिए हर्ट किया था मीत। किस लड़की को अच्छा नहीं लगेगा अगर कोई उसे पसंद करे? हर लड़की का ख्वाब होता है एक केयरिंग लड़का जो उसका ध्यान रखे। तुम में वो बात है, कोई भी अच्छी लड़की मिलेगी तुम्हें। ईशानी मुंह दूसरी तरफ करके समझाते हुए बोली। क्योंकि तुम नहीं समझोगी तो मैं समझ गया, मीत ने जवाब दिया। उस दिन तुम्हें हर्ट करने की माफ़ी भी दे दो। आई एम सॉरी, कहते हुए उसने अपने कान पकड़ लिए। ईशानी प्लीज़, ऐसे नहीं, कहते हुए उसने उसके कान छुड़वाने को उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी सीरन से ईशानी कांप सी गई। 1 मिनट की खामोशी के बाद वो दोबारा रोहित और नियति को देखकर बोली, क्या हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं? हाँ, अगर ये दोनों चाहेंगे तो, उसने जवाब दिया। वो दोनों कुछ देर बाद उनके पास आए। दोनों की आंखें नम थी। तू ठीक है? ईशानी ने नियति से पूछा। हाँ चल, फीस पे करते हैं और कॉलेज का राउंड मारकर निकल जाते हैं, नियति ने कहते हुए रोहित की तरफ देखा। रुको नियति, रोहित तू ठीक है? मीत ने उसे ऐसे देखकर पूछ डाला। रोहित ने नाम में सर हिलाया। मैं नीति के बिना नहीं रह पाऊंगा मीत, कहते हुए दोबारा रोहित की पलकें भीग गई। जब हम पहली बार मिले थे तब तुम दोनों शादी करना चाहते थे ना? ईशानी ने उसके पास आकर पूछा। हाँ, रोहित ने जवाब दिया। परफेक्ट, तो कर लो शादी। गवाह मैं और ईशानी हैं ही, कोई फर्क नहीं पड़ता, मीत कोल होते हुए बोला। लेकिन मीत, ये कहीं से भी प्रैक्टिकल नहीं है, ईशानी ने उसे देखकर कहा। अभी प्रैक्टिकल या थ्योरी की बात नहीं करें तो अच्छा है। एक बात कहूँ, कितना भी कोशिश कर लो कुछ ना कुछ तो छूटता ही है। आप लाइफ में सारी चीज़ें साथ लेकर नहीं चल सकते। तो आपको ये देखना है कि किसका पलड़ा भारी है और दिल पर हाथ रख कर वो करो। मीत और उसके फंडे, उसकी ये बात ईशानी, रोहित और नीति को भी ठीक लगी। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ रोहित, नीति ने भीगी पलकों से कहा। मैं भी, रोहित ने भी रोते हुए जवाब दिया। ठीक है, तो फीस पे करते हैं और कॉलेज देखकर निकलते हैं तैयारी करने।
मीत ने उनका साथ देते हुए कहा, ठीक है। कहकर तीनों खुश हुए कि ईशानी बोल पड़ी, गाइस तुम लोग जाकर आओ, मैं पीजी जाकर आती हूँ। इतना दूर दोबारा जाएगी? नीति ने उससे कहा। क्यों, तुम्हें जमा नहीं करनी? रोहित ने भी पूछ लिया। यार आज नो एंट्री के चक्कर में 500 का फाइन लग गया और अब 500 कम है, तो मैं देखती हूँ पीजी जाकर लाती हूँ और शाम तक करती हूँ, या ऑनलाइन ऑप्शन चेक किया था मैंने, एरर दे रहा था। हो सकता है ठीक हो गया हो, ईशानी कुछ सोचते हुए बोली। ईशानी अगर आज भी नहीं हो पाई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और 500 है मेरे पास एक्स्ट्रा, चल अभी। मीत ने उसे कहा, अब हम दोस्त हैं और मैं अपने दोस्त का नुकसान होते नहीं देख सकता। मीत मुस्कुराकर बोल पड़ा। हम दोस्त कब हुए? ईशानी उससे पूछ बैठी। अभी अभी। मीत मुस्कुराकर अपने बालों पर हाथ फेरते हुए बोला। अच्छा बच्चू ठीक है, अभी तुम दे दो, पर कल तुम्हें वापस लेने पड़ेंगे। ईशानी ने भी मुस्कुराकर कहा। क्यों, उधार नहीं रखती तुम? मीत थोड़ा रोमांटिक होकर बोला। बिल्कुल नहीं, उसने भी सेम टोन में जवाब दिया। और मेरी ये नज़रें तुम पर उधार हैं, उसको कैसे चुकाओगी? मीत धीरे से बोला। अब ईशानी झेंप गई, मुस्कुराकर नीचे देखकर अपने बालों को कानों के पीछे किया। रोहित और नियति हाथ बांधे उनका ड्रामा देख रहे थे। एक दिन लड़ते हैं, एक दिन प्यार करते हैं, दोनों अजीब हैं। चलो अब, नियति ने ईशानी का हाथ खींचते हुए कहा। उस दिन ईशानी मीत के थोड़ा और करीब आई थी, उसे थोड़ा और जान पाई थी, उससे दोस्ती जो कर बैठी थी। आज जीवन ज्योति हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में मीत को होश आ चुका था। वो ठीक फील कर रहा था। वीर और राखी जी उसके पास ही थे। थोड़ी बातें शुरू हुई थी। मीत, ये क्या बचपना है? आखिर क्यों अपनी लाइफ के साथ तुम ये सब करते हो? अब तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी। अब एक अच्छी सी लड़की देखकर मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। राखी जी ईशानी को मिलने के बाद से तमतमा रही थी, पर वो उस लड़की का नाम भी अपने बेटे के सामने नहीं लेना चाहती थी। वीर खामोश सा पीछे खड़ा था। मीत ने धीरे से कहा, ओफो मॉम, हालत देखकर तो चिल्लाओ, मैं अब छोटा बच्चा नहीं रहा। थोड़ा चुप रहोगे तो दुआएं मिलेंगी हॉस्पिटल वालों की। पोते पोती चाहिए मुझे, दुआ नहीं, समझा? राखी जी बोल पड़ी। वीर मोम के जाते ही डॉक्टर को कहकर सरदर्द की दवा भी ड्रिप में लगवा देना। मीत ने वीर को देखते हुए कहा। जी सर, वीर ने बस हल्के से कहा। चली जाती हूँ, कुछ रहा ही कहाँ है, बस। मीत तुम कोई हरकत मत करना अब। राखी जी इमोशनल होकर बोली। मोम, मीत धीरे से बोला। सॉरी बेटा, आज थोड़ा गुस्सा आ रहा है, किसी और का गुस्सा तुम पर निकल रहा है। राखी जी ईशानी का चेहरा इमेजिन करते हुए बोली। अच्छा तुम रेस्ट करो, मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। कहते हुए राखी जी बाहर निकल गई। वीर ने कुछ कहना चाहा, पर फिर वो चुप हो गया। मीत ने वीर की तरफ देखा। क्या हुआ, कुछ कहना है? सर, ईशानी मैम आई थी, वीर ने बताया। ईशानी बस नाम ही काफ़ी था मीत को रुलाने के लिए। जब किसी से प्यार होता है तो उस शख्स के नाम के सारे लोग ही अच्छे लगने लगते हैं। उसे भी इस नाम से प्यार था जितना कि ईशानी की शख्सियत से था। वो लेटा हुआ था, अनायास ही उसकी आंखों से पानी की बूंदें निकलकर बेड पर गिर गई। वीर ने उसकी इस तड़प को कई बार देखा था। वो मीत का बॉडीगार्ड ही नहीं, दोस्त भी था। फिर ईशानी की सच्चाई उसे क्यों नहीं बताता? वो यहाँ क्यों आई थी? वो ठीक तो है? मीत एकदम घबरा उठा। उसे ईशानी की फिक्र होने लगी। वीर उसके पास आया। सर, वो एकदम नॉर्मल थी और ठीक लग रही थी, पर आपको इस हालत में देखकर बहुत रोई। मुझे मना किया था आपको बताने को। ये चीज़ तो मीत जानता था अपनी ईशानी के बारे में। वो उसे तकलीफ में नहीं देख सकती। उधर ईशानी कविता के सामने अपनी ज़िंदगी के पन्ने खोलने में लगी थी। टीवी में जगजीत सिंह जी का गाना चल रहा था। ईशानी आज ही वीर से मिलकर आई थी, जिसे 5 साल पहले पीछे छोड़ आई थी। माहौल थोड़ा गमगीन हो गया था। कविता पूरी तरह उसकी बातों में खोई थी। चाय और पकौड़े खत्म हो चुके थे, पर अभी बातों का नशा बाकी था। तुझे लगता है वीर उसे नहीं बताएगा? कविता ने बीच में पूछ लिया। ज़रूर बताएगा, ईशानी बोल पड़ी। मैंने मना किया, पर मैं ये जानती हूँ कि वीर मीत से कोई बात नहीं छुपाता। एक वही उसका साया है। मुझे यकीन है कि मेरे आने की खबर मीत को मिल जाएगी। ईशानी बोली और कुछ सोचने लगी। वो मुझे ढूंढ भी लेगा। मैं सोच रही हूँ वापस चंडीगढ़ चली जाऊँ। माँ यहाँ मेरे साथ हैं, सबसे दूर, और कब तक मैं ये सब करती रहूँगी? ईशानी भारी मन से बोली। पागल है तू, वहाँ क्या करेगी? कविता ने उसे देखकर पूछा। जॉब सर्च कर लूँगी कोई नई, पर अब यहाँ नहीं रह पाऊँगी। ईशानी ने लंबी सांस भरते हुए कहा। जिसे खोने से हम सबसे ज़्यादा डरते हैं, उसे एक दिन खो ही देते हैं। ये ऊपर वाले के संकेत होते हैं
कि इसके बिना जीना पड़ेगा। अपने आप को पूरी तरह उस पर आश्रित मत करो। कविता ने ईशानी का हाथ पकड़ा। तू ठीक है? हाँ, एकदम ठीक। अरे तुझे आगे नहीं जानना रोहित और नियति का क्या हुआ? ईशानी थोड़ा नॉर्मल बिहेव करते हुए बोली। उन दोनों के साथ मुझे ये भी जानना है कि तुम्हारी कहानी कैसे आगे बढ़ी। कविता उसकी बातों में रुचि लेते हुए बोली। मीत अभी भी जीवन ज्योति हॉस्पिटल के आईसीयू में लेटा हुआ ईशानी के बारे में सोच रहा था। वीर साय की तरह उसके साथ ही था। वीर, मीत ने कहा। वीर एकदम हाजिर जवाब, जी सर। एक काम करो, रामकुमार जी से कहकर न्यूज़ मैगजीन की इन्फॉर्मेशन निकलवाओ। प्रॉफिट लॉस एवरीथिंग। और हाँ, उसका उनकी बॉस का क्या नाम था? मीत अपने दिमाग पर जोर डालकर बोला। 1 मिनट सर। कहते हुए वी ने गूगल किया। सर, विभा कश्यप। वी ने कुछ देर में बताया। ईशानी क्या अभी भी उसी ऑफिस में है? मीत ने कहते हुए वीर की तरफ देखा, जिसका कुछ लाखों का ही टर्नओवर था। वो बस एक मामूली सी लड़की की वजह से दिन रात रोया करता था। वी ने सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन निकाली और मीत को बताया। जी सर, ईशानी मैम अभी भी वहीं चीफ एडिटर की पोस्ट पर काम करती है। हाँ, तो विभा कश्यप तक ये इन्फॉर्मेशन भेज दो कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मैं सीरियस हूँ। मीत ने लंबी सांस भरते हुए आगे कहा। वीर के लिए उसका कहा पत्थर की लकीर होता है। वो जो कहता वीर वही करता था। उसने मिस्टर राम कुमार को फ़ोन लगाया। राम। उनका फ़ोन उठाते ही वीर ने कहा, हेलो मिस्टर। हेलो वीर, उन्होंने सामने से कहा। मीत सर को न्यू मैगजीन की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। प्रॉफिट लॉस एवरीथिंग। और उनकी बॉस विभा कश्यप को आप इन्फॉर्म कीजिए मीत सर के एक्सीडेंट के बारे में। हो जाएगा वीर। अभी मीत सर कैसे हैं? रामकुमार ने सामने से पूछा। मीत ने उसे इशारा किया कि कह दो नॉट वेल, सो रहे हैं। वीर ने ठीक वैसे ही किया। वो सो रहे हैं कहते हुए उसने फ़ोन कट कर दिया। मीत बेड पर सोया सोच रहा था। बोलती हुई शिकायतें रूठी हुई खामोशी से कई गुना बेहतर होती हैं। क्यों तूने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों तू खामोशी से चली गई? मीत ने लंबी सांस भरी। तभी नर्स कमरे में एंटर हुई। सर, ड्रिप का टाइम हो गया, मैं लगा दूं? नर्स ने मीत से पूछा। मीत ने हाँ में सिर हिलाकर अपना हाथ आगे कर दिया। वीर सामने कुर्सी पर बैठ गया। नर्स ने उससे कहा, सर आप बाहर आराम से बैठ जाइए, अब सर को 2-3 घंटे तो नींद आ ही जाएगी। नहीं सिस्टर, मैं ठीक हूँ, कहते हुए वीर वहीं कुर्सी पर जमकर बैठ गया। उधर ईशानी कविता के सामने अपनी जिंदगी के पन्ने खोल रही थी। कभी मुस्कुराती, कभी शर्माती, कभी जोर से हंस देती। अब तो खुद को संवारना भी छोड़ दिया, वरना एक दौर था जब हम भी खूबसूरत हुआ करते थे। वो जोर से हंसते हुए बोली। तुझे पता है, उस दिन फीस पे करने के बाद हम सब दोबारा अपने अपने पीजी जाने को निकले। रोहित नियति को देखे जा रहा था और अब मीत दोबारा अपने पुराने ट्रैक पर लौट आया था। वो बिना पलक झपकाए ईशानी को देख रहा था। ईशानी भी नाना करते आखिर एक स्टेप आगे ले ही चुकी थी। सभी चुप खड़े थे। चलो बाय, कहते हुए ईशानी ने चुप्पी तोड़ी। वो आगे बोली। मीत, उस दिन तुमने मेरे नाम की स्पेलिंग सही लिखी थी ना? हाँ, पर नीचे रिक्त स्थान अभी तक है। और प्लीज़ नंबर दे दो, आजकल कबूतरों ने डाकिए वाला काम बंद कर दिया है। मीत शर्माते हुए बोला। बस करो। ईशानी को उसे देखकर हंसी आ गई। फ़ोन दो, कहते हुए ईशानी ने उसका फ़ोन लिया और खुद अपने हाथों से अपना नंबर टाइप किया। उस वक्त उसके चेहरे से हंसी जाने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ पलों की खुमारी कभी नहीं जाती। वो वक्त बेवक्त आकर हमसे दोबारा टकराते रहते हैं, और ईशानी के फेवरेट पलों में से एक पल वो भी था। ये तुम दोनों का नंबर नंबर खेलना हो गया हो तो कुछ काम की बात कर लें। रोहित और नियति उन दोनों का पागलपन देखकर बोले। हाँ बोलना, मीत ने कहा। इसको बोलने दो, तुम नंबर सेव करो। मीत का ध्यान तो पूरी तरह ईशानी पर ही था। उसने नंबर सेव करके फ़ोन मीत को दिया। मीत ने उसका नंबर देखा और सबसे पहले उसको व्हाट्सएप पर हाय का मैसेज किया। मैं और नियति शादी करने की सोच रहे हैं, रोहित बोला। मीत और ईशानी उसे चौंक कर देखने लगे। कुछ भी घर वालों को पता लगेगा तो कितना बुरा लगेगा। ईशानी उन्हें समझाते हुए बोली। तू एक काम कर रोहित, अपने घर बात कर और आइडिया ले कि क्या वो मानेंगे। नहीं तो हम डेट निकलवा कर कोर्ट में शादी का अरेंजमेंट करते हैं। मीत ने उसे राय दी। देखो मैं श्योर हूँ वो नहीं मानेंगे, फिर भी मैं अभी मम्मा से बात करता हूँ, तुम सबके सामने, कहते हुए उसने भारती जी को फ़ोन लगाया। स्पीकर पर डाल, कहते हुए मीत ने उसका फ़ोन नीचे किया। सामने से भारती जी ने काम करते हुए फ़ोन उठाया। बोलू, तेरा पेट ठीक हुआ? क्या हो गया, दस्त लग गए? भारती जी ने सामने से मासूमियत से पूछा।
तीनों ज़ोर से हंसने लगे और रोहित शर्म से बोल पड़ा, क्या यार मम्मी कुछ भी बोलती हो। आप बताओ सुबह फ़ोन क्यों किए थे। रोहित अपनी पैतृक टोन में बोला, अरे हाँ वो लड़की कैसी लगी तुमको। उसके मम्मी का फ़ोन आने लगा है हमको। बढ़िया बातचीत हो रही है हमारी उनसे। भारती जी गर्व से बोली, हाँ आपको बुराई करने को कोई मिल गया होगा तभी जम रही है। इतना क्यों आप बात बढ़ा लेते हो, और लड़की हमें कोई ज़्यादा पसंद नहीं आई। रोहित ने कहा, चुप करो, हम और तुम्हारे पापा तो मन बना चुके हैं। ज़्यादा लाल लपड़ ना करो, दहेज में अपनी मर्जी से 50 तोला सोना और कार भी दे रहे हैं। भारती जी उसे समझाते हुए बोली, पापा पर बिल ना फाड़ो। सूरज मामा लाए हैं रिश्ता तो लार टपक रही है आपकी। और दहेज का क्या करोगे जब लड़की हमको पसंद नहीं आई। रोहित भी लड़ने लगा, अरे तुम्हारे पापा की मर्जी के बिना हम कुछ न करते। भारती जी पवित्रता बनाते हुए बोली, हमको लड़की पसंद नहीं है बस। रोहित ने फाइनल डिसीजन दे दिया, अरे एक बार यहाँ आ जाओ, मिलवा देंगे, फिर पसंद भी आ जाएगी। भारती जी कहाँ मानने वाली थी। अभी फ़ोन रखते हैं, कहते हुए रोहित ने फ़ोन कट कर दिया। देखा कोई सेंस नहीं बनता, वहाँ अगर चला गया तो पक्का वो मेरी शादी करवा के भेजेंगे वापस। रोहित रुआंसा होकर बोला, मीत कुछ कर यार, कोर्ट जाकर डेट्स निकलवाते हैं। वो आगे बोल पड़ा, ठीक है तुम दोनों पीजी जाओ, हम इन्फॉर्म करते हैं शाम तक सब कुछ। मीत ने कहते हुए ईशानी को देखा जो कि उसे ही देख रही थी। हम कहते हुए ईशानी ने हाँ में मुंडी हिला दी। तुम इतनी खुश क्यों हो, रोहित ने ईशानी को मुस्कुराते देख पूछा। नहीं यार टेंशन में हूँ, ईशानी झेंपते हुए बोली। दिख रहा है कितनी टेंशन में हो, मीत ने हंसते हुए कहा। अब जाओ पीजी, मैं कबूतर को भेजता हूँ मैसेज के साथ। कहते हुए वो जोर से हंस पड़ा। ईशानी को भी हंसी आ गई। उसने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और उसे देखते हुए जाने लगी। आज फिर मीत का ड्रामा हुआ, राज बनकर पलट 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 वाला। और हमारी सिमरन पलटी भी। वो पलटकर मुस्कुराई। मीत और रोहित ने कोर्ट से शादी की डेट्स निकलवाई जो कि 30 दिन बाद की थी। रोहित बहुत खुश था और उसने तुरंत नियति को फ़ोन किया। सुन नियति, 30 दिन बाद की डेट्स हैं। वो चहचहाते हुए बोला, इतनी जल्दी। नियति को कुछ समझ नहीं आया। नियति अगर साथ रहना है तो ये कदम उठाना पड़ेगा। शादी के बाद घर वालों को बता देंगे, रोहित उसे समझाने लगा। नीति भी ये जानती थी कि वो जिस फैमिली को बिलोंग करती थी वो रोहित से शादी की इजाज़त नहीं देंगे। उसने कहा, ठीक है रोहित, मैं बाद में बात करती हूँ। उसने जब ईशानी को यह खुशखबरी दी और ईशानी भी खुशी से उछल पड़ी। आज नियति निश्चित होकर सोई थी। अब उसकी शादी की डेट्स जो आ गई थी, पर इधर आज ईशानी की आंखों से नींद गायब थी। उसने फ़ोन देखा, अब 4 बजकर 1 मिनट हुआ था। ईशानी टाइम कैलकुलेट करने लगी, यार तो अभी 3 घंटे हैं, 7 बजे उठ जाऊंगी। अगर अब नींद आ गई तो। ईशानी ने सोने की कोशिश की पर नींद तो अपनी पहली ही पूरी कर चुकी थी। वो दिन रात सोती रहती थी, आज से दिन में सोना बंद। वो खुद बड़बड़ाते हुए बोली, आज देखो तो नींद नहीं आ रही थी, रह रहकर उसे मीत को हक करना याद आ रहा था। वो उसे अपने बहुत करीब महसूस कर रही थी। वो उठी, सोचा अब तो पक्का आधा घंटा निकल चुका होगा, पर देखा तो अब 4 बजकर 5 मिनट हो रहे थे। ईशानी ने अपना सर पीट लिया। पूरे दिन के बारे में सोच लिया और देखो बस 5 मिनट ही गुजरे हैं। इस रास्ते धीमा मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं देखा। वो दोबारा खींच कर रह गई। थोड़ी देर बाद उसे मीत को फ़ोन लगा दिया। ये पहला फ़ोन था जो ईशानी ने मीत को किया था, और वो भी इतनी सुबह 4 बजकर 15 मिनट पर। कहते हैं इश्क में आदमी का वक्त ठहर जाता है, पर ईशानी को लग रहा था जैसे उसका वक्त तो रिवर्स में जा रहा था। सुबह होने की बजाय रात होती जा रही है। उसने मीत को फ़ोन किया। मीत भी हल्की नींद में था। उसने रिंग आते ही देखा ईशानी का फ़ोन है तो झट से उठा लिया। ईशानी, तबीयत ठीक है ना, रात में फ़ोन क्यों किया। वो हड़बड़ाकर बोला, ओहो मतलब मैंने आपको परेशान किया। ईशानी अपनी वाली टोन में आकर बोली, नहीं बाबा तुम परेशान नहीं करती। मीत अपने तरीके से उसे मनाते हुए बोला, सुबह के 4 बज गए, कोई रात नहीं हो रही। अक्षय कुमार तो सुबह 3 बजे उठकर काम करता है, मैं उसी को फॉलो करती हूँ। ईशानी कैसे भी करके अपने आप को महान दिखाते हुए और अपनी बेकरारी छुपाते हुए बोली, दिन भर सोती हो तो रात में नींद कैसे आएगी। मीत बड़बड़ाते हुए बोला, क्या। ईशानी थोड़ी नाराज टोन में बोली, अरे मैं कह रहा था वो अक्षय कुमार है, उसे दिन भर काम होता है, तुम सो जाओ। दिन पड़ा है वो कैसे काटोगी। मीत भी उसे छेड़ते हुए कहकर हंसने लगा। और साइड में रोहित भी बालकनी में ही सोया हुआ था। उसने उसे उठाकर कहा, चल अंदर सो, यहाँ बहुत मच्छर हैं।
खुद अपने बेड पर ओढ़कर सोते हुए बातें करने लगा। तुम ना बातें मत बनाओ, तुमने रात को फ़ोन क्यों किया था ये बताओ। ईशानी अपने आप को बिजी दिखाते हुए बोली। अरे तुम्हारी फिक्र थी बाबा, इसीलिए किया था। अभी सर दर्द तो नहीं हो रहा है ना, मीत ने प्यार से पूछा। हो रहा होगा तो क्या तुम ठीक कर दोगे? ईशानी अपनी हंसी रोकते हुए बोली। हाँ कर दूंगा, मेरे पास उसकी टेक्निक है। कहते हुए मीत जोर से हंस पड़ा। ईशानी शर्म से लाल हो गई। सो जाओ, अब मुझे भी नींद आ रही है, ईशानी बोली। अरे पर सुनो तो, मीत कह ही रहा था कि ईशानी फोन कट करके अपना चेहरा तकिए में छुपाकर सो गई। उस पहले फोन का एहसास भी उसे प्यारा था। उसके बाद तो मीत से बहुत बातें होती थी, पर वो रात और उस रात की वो फोन पर की गई बातों की उसके दिल में कुछ खास ही जगह थी। ईशानी अपना उस रात का पागलपन कविता के सामने वैसे का वैसा बता रही थी। कुछ यादें कभी धुंधली नहीं होती, उन पर कभी धूल की परतें नहीं जमती। कविता उसकी आंख में आज भी वही प्यार देखती थी। जब जब वो मीत का नाम अपने होठों पर लाती थी, खुद भी शर्म से लाल हो जाती थी। एक उम्र के बाद कुछ बातें उम्र भर याद आती हैं, बस वह उम्र ही दोबारा लौट कर नहीं आती। तो एक महीने में रोहित और नियति की शादी हो गई? कविता ने पूछा। अरे उनकी शादी की तारीख निकली थी, उनकी लाइफ से टेंशन नहीं। वो आगे कहने ही वाली थी कि भल्ला अंकल ने जाते हुए उसे आवाज़ लगा दी। उधर जीवन ज्योति हॉस्पिटल में मीत के कहे अनुसार ये बात विभा कश्यप तक पहुंचा दी गई थी कि मीत का एक्सीडेंट हो गया और वो बहुत सीरियस कंडीशन में है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। विभा ने अपनी आदत से मजबूर चिल्ला चिल्ला कर अखिल को कैबिन में बुलाया। आज उसे गॉसिप करने के लिए ना ही ईशानी ऑफिस आई थी और ना ही कविता। उसे तो बस ये पता था कि दोनों ही बीमार पड़ गई हैं। उसने अखिल को अपने कैबिन में बुलवाया। अखिल के कैबिन में एंटर होते ही वो बोल पड़ी। यू नो वाट, आज मीत के साथ इंटरव्यू क्यों कैंसिल हुआ? नहीं, क्या हुआ है? अखिल सामने कुर्सी पर बैठकर पूछने लगा। अरे हमने टीवी नहीं देखा ना, आज सुबह से उसकी न्यूज़ आ रही है। मुझे तो मेरे सूत्रों से पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, और वो भी सीरियस वाला। पता नहीं कब टपक जाए। हमारी गॉसिप क्वीन विभा बिना सोचे समझे किसी तीसरे के बारे में बातें कर रही थी जिसे वो जानती तक नहीं थी, और उसे टपकाने की पूरी तैयारी में थी। वो आगे बोली। यू नो वाट, हमें अपने वाइट कपड़े भी तैयार रखने चाहिए। क्या बात कर रही हो? अखिल आंखें बड़ी करता हुआ बोला। वो तो बहुत यंग है यार, अखिल ने कहा। हाँ, ऊपर वाले से इतनी ही जिंदगी लिखवा कर लाया होगा बेचारा। विभा इतना बोल के पानी का पूरा गिलास गटक गई। मैं सोच रही हूँ कल हॉस्पिटल जाकर एक बार देख आऊँ, क्या कहते हो? उसने अखिल से पूछा। हाँ बिल्कुल जाना चाहिए, और तुम कहो तो मैं भी साथ चलता हूँ, अखिल ने कहा। मैं सोच रही थी ईशानी को साथ ले जाती हूँ, विभा ने सीधा जवाब दे दिया। अखिल जानता था ईशानी है ही विभा की फेवरेट। वो हंसते हुए बोला। मुझे पता था तुम उसे ही साथ ले जाओगी। तुम जाओ काम करो, आज ईशानी और कविता है नहीं, उन्हें कल सुबह बता देंगे। शाम हो रही है, आज मुझे घर भी थोड़ा जल्दी जाना है। कहते हुए विभा ने उसे देखा। ओके कहते हुए अखिल वापस अपने केबिन में चला गया। उसे आज रह रहकर ईशानी का खाली केबिन दिख रहा था। उसे बहाना भी मिल गया था ईशानी से बात करने का। आज के इंटरव्यू को कैंसिल होने की वजह बतानी थी। उसने उसे फ़ोन घुमा दिया। ईशानी उस वक्त भल्ला अंकल को बाय करके दोबारा कविता के पास पहुंच चुकी थी। दोनों उस वक्त बातों में लगी हुई थी। ले आ गया फ़ोन, उसका आज मन नहीं लग रहा होगा, कविता ईशानी को फ़ोन दिखाते हुए बोली। अरे नहीं, मैं नहीं उठा रही यार, कहते हुए ईशानी ने फ़ोन साइलेंट करके छोड़ दिया। अखिल को ये कहाँ पता था कि कविता इस वक्त ईशानी के साथ ही है। उसने अब ईशानी का हाल जानने के लिए कविता के फ़ोन पर फ़ोन किया। पटक, उठाना मत, उसका नाम कविता के फ़ोन पर ब्लिंक होते देख ईशानी ज़ोर से बोली। खबरदार, जो तूने उसको अंश के बारे में कुछ बताया वो यहाँ आ जाएगा। उससे मिलने, और अंश को भी वो बहुत अच्छा लगता है। इतनी सारी चॉकलेट्स जो लेकर आता है, ईशानी कुछ सोचते हुए बोली। अच्छा बाबा, नहीं बात करूंगी। तभी अंश उठकर उसके पास आ पड़ा। मम्मा, ईशानी ने उसे गोद में उठाया। दर्द हो रहा है बाबू को, ईशानी ने उसका हाथ धीरे से देखते हुए कहा। अंश ने नहीं में सर हिलाया। कविता ने उसे गोदी में लिया और उससे ना जाने क्या क्या सीखने लगी। कुछ देर में सुखी जी उसके लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आई। भल्ला अंकल गए आंटी, कविता ने उनसे पूछा। हाँ वो चले गए, सुखी जी ने अंश को दूध पिलाते हुए कहा। और आपकी तबीयत कैसी है अभी?
कविता ने पूछा। वो तो भल्ला के साथ गप्पे मारकर ठीक हो जाती है। ईशानी बीच में ही बोल पड़ी। कविता जोर से हंसने लगी। सुखी जी अंश को लेकर उसके रूम में गई। कुछ देर में कविता ने उसकी घड़ी देखी। रात होने को थी। ईशानी, बहुत टाइम हो गया, मैं निकलती हूँ। अंश का ख्याल रखना और अगर कुछ ज़रूरी हो तो मुझे फ़ोन करना। आपकी दासी के पास आज वैसे भी कोई काम नहीं है, कहते हुए कविता हंसने लगी। कुछ भी बोलते है, ईशानी ने मुंह हिलाकर कहा। कुछ देर में कविता घर के लिए निकल गए। ईशानी अंश के रूम में गई। वो लेटा हुआ था, आंखें बंद करके। कितना मासूम लग रहा था, बिल्कुल मीत की परछाई। वो भी तो ऐसे ही लेटता था, अपना एक हाथ दबा के, और ईशानी उसे बार बार ठीक किया करती थी। उसने अंश के पास जाकर उसका सर चूमा, उसका हाथ ठीक किया। अंश ने आंखें खोली। ईशानी ने उसे गोद में लिया। सुखी जी उसके पास आई। आज पास्ता बनाए, अंश का फेवरेट, कहते हुए उसे गोदी में उठाया और ईशानी को कहा, चल। हाँ कहते हुए वो उठी और उन्होंने अपना डिनर किया। रात हो चुकी थी। ईशानी आज अंश के साथ ही उसके छोटे से बेड पर लेटी थी। मम्मा, सबके पापा उनके साथ रहते हैं, मेरे पापा कहाँ हैं? अंश ने मासूमियत से पूछा। तुझे कितना समझाया है बेटा, ऐसी बातें मत किया कर, ईशानी उसे टालते हुए बोली। तो क्या मेरे पापा भगवान जी के पास चले गए? वो धीरे से बोला। अंश। ईशानी जोर से चीखती हुई उसे मारने को हाथ उठाया ही था कि अंश को घबराया हो देखकर उसे सीने से लगा लिया। कुछ देर वो उसे ऐसे ही थाम कर बैठे रही। आज वैसे भी वो मीत की हालत को लेकर थोड़ा परेशान थी और लाचार इतनी कि उसके पास जा भी नहीं सकती थी। ये लाचारी, ये बेचैनी उसे जीने नहीं दे रही थी। उस पर अंश का ऐसे सवाल करना उसे अंदर तक खा रहा था। कई बार उसका मन करता मर जाए, कुछ कर ले अपने आप को, पर अंश था जो उसके जीने की वजह थी। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो कमबख्त जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। उसने धीरे से अंश के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, सॉरी बेटा, मम्मा बहुत गंदी है ना, ईशानी उदासी से बोली। अंश ने कुछ नहीं कहा, बस उसके टपकते आंसू पहुंच दिए। अच्छा, आज हम न्यू स्टोरी पढ़ते हैं। वो जो बुक्स लास्ट संडे लाए थे, कहाँ है? ईशानी खुद को संभालते हुए बोली। हाँ, अंश खुश हो गया। ईशानी ने उसे थोड़ा सा हटाया और पास रखी बुक से नई वाली स्टोरी बुक लेकर उसे स्टोरी सुनाने लगी। काफ़ी देर तक दोनों ऐसे ही हंसते खिलखिलाते कहानियों का मज़ा ले रहे थे। फिर कुछ देर में ईशानी ने देखा अंश को नींद आने लगी। उसने धीरे से लाइट बंद करके उसे ब्लैंकेट उड़ा दिया और खुद भी उसके पास सो गई। रात काली हो चली थी। मीत की हालत भी पहले से बेहतर थी। गोकुल जी भी वापस लौट आए थे और राखी जी के साथ वो मीत से मिलने गए। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर वो परेशान हो उठे। गोकुल जी ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट से बात की और मीत को आईसीयू से डीलक्स हॉस्पिटल रूम में शिफ्ट करना चाहा, पर मीत ने मना कर दिया। अपने दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पका रहा था वो, पर कोई ये जान नहीं पाया कि खिचड़ी किस लिए पक रही है। गोकुल जी और राखी जी ने अपने बेटे की बात मानी, उसे आईसीयू में ही रहने दिया और उससे मिलकर घर को लौट गए। मीत के साथ कोई था तो वो था वीर। वीर, न्यूवी मैगजीन की इन्फॉर्मेशन जो भी निकाली है मिस्टर राम कुमार ने, वो मुझे दिखाओ ज़रा। मीत ने कहा। ओके सर, कहते हुए वीर ने टैबलेट ऑन किया और सारे फिगर उसे दिखाने लगा। वो कुछ सोचने लगा कि वीर के फ़ोन पर मिस्टर राम कुमार का फ़ोन आया। वीर, न्यूवी की हेड विभा कश्यप मीत सर से कल मिलना चाहती हैं। क्या जवाब दूँ उन्हें? एक मिनट, कहते हुए वीर ने फ़ोन पर हाथ लगाकर मीत से पूछा। मीत खुश हुआ जैसे उसका काम हो रहा है। मॉम डैड कितने बजे आने वाले हैं कल? मीत ने पूछा। सर का सुबह का शेड्यूल है, तो मैम ने बताया था वो 12 बजे तक आएंगी। वैसे उनका 5-6 बार फ़ोन आ चुका है, वीर ने कहा। परफेक्ट, तो मोम को 12 से पहले हॉस्पिटल नहीं पहुंचने देना है वीर, गॉट इट? मीत ने कहा। हो जाएगा सर, वीर ने कहा। विभा कश्यप को 10 बजे का टाइम दो। वीर ने वही किया। मिस्टर राम कुमार को बताया कि मीत सर की हालत बहुत सीरियस है, पर कल सुबह 10 बजे विभा जी हॉस्पिटल आ सकती हैं। शायद राखी जी उस वक्त रहेंगी। फ़ोन कट करके वीर ने मीत से पूछा, सर आप उन्हें मिलने वाले हैं? टाइम देने का मतलब मिलना नहीं होता वीर, इसका मतलब होता है उसका इतना टाइम ले लेना, मीत ने जवाब दिया। कुछ देर में सिस्टर आई। सर ड्रिप का टाइम हो गया है, वो बोली। हाँ कहते हुए उसने सिस्टर का नाम पढ़ा। केरल नाम लिखा हुआ था। सिस्टर, आपसे एक हेल्प चाहिए, क्या आप करेंगी? मीत की एक हॉबी थी, वो जिससे चाहे अपने काम निकलवा ही लेता था। सर कहिए ना, सिस्टर ने ड्रिप लगाते हुए कहा। कल आप इस रूम में 9:30 बजे आइए, आपको सब क्लियर कर दूंगा।
कहते हुए एक शरारती लहजे वाली मुस्कान मीत के चेहरे पर आ गई। वीर को भी कुछ अंदेशा हुआ, वो भी मुस्कुरा दिया। रात काली हो चुकी थी। मीत सोना तो नहीं चाहता था, पर उसके हाथ पर लगी ड्रिप का कमाल था कि उसकी आंखें बंद होने लगी। इधर ईशानी की आंखें तो आज रो रो कर इतना थक चुकी थी कि वो नींद के आगोश में जा चुकी थी। सुबह हुई और कुछ देर में दोबारा उसका अलार्म बजा। उसकी नींद खुली। उसने अपने फ़ोन का अलार्म बंद किया और फ़ोन देखा तो उसमें रात के विवाह के मैसेजेस पड़े थे। ईशानी डार्लिंग, कल प्लीज़ ऑफिस 9 बजे तक आ जाना। आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क। ईशानी ने बिस्तर पर पड़े हुए ही देखा। इसको क्या हो गया, वो बड़बड़ाई। उठकर उसने विभा को ओके रिप्लाई किया। बिस्तर से उठते हुए उसने अंश को देखा और उसे चादर उड़ाकर हेड पर किस्सी करके किचन में गई। ये उसका अपना टाइम होता था। वो रोज़ सुबह का 30 मिनट अपनी चाय के साथ बालकनी में बिताती थी। ये सुबह की ठंडी हवा उसे बहुत पसंद थी, पर जब मीत उसके साथ था तब ये उसका और मीत का अपना टाइम होता था। मीत की यादों से दूर होने के लिए शायद वो नई यादें बनाने की कोशिश में लगी रहती थी। उसे रोज़ सुबह 5 बजे उठकर मीत का सर खाने में जितना मज़ा आता था, वो तो दुनिया के किसी भी काम में नहीं था। आखिर थी तो वो अक्षय कुमार की फ़ैन। सुबह जल्दी उठ करके रोज़ मीत को फ़ोन घुमा दिया करती थी। रोहित और नियति भी उसे छोड़कर चले गए। फिर वो सोचने लगी, ये कहना सही नहीं होगा। उसने खुद उन सबको अपने आप से दूर किया था। वो पल जो उसने उन सब के साथ बिताए, वही तो असल ज़िंदगी थी। अब तो बस फ़र्ज है और जितनी लाइफ बची है वो काटनी है। अगर रोहित और नीति की शादी कोर्ट में हो गई होती तो शायद मीत और ईशानी की कहानी आगे बढ़ती ही नहीं। उसके कप की चाय ख़त्म हो चुकी थी। आज उसके पास अतीत सोचने का टाइम नहीं था। वो जल्दी से उठी और सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी। मन में मीत घूम रहा था, कल तो तबीयत ठीक थी उसकी। मन कर रहा है एक बार मिल लूं, पर कहीं वो उस चीज़ को गलत ना समझ ले, मेरी बेकरारी को कुछ और नाम ना दे दे। मुझे उससे चाहिए ही क्या। वो टोस्ट बनाते हुए इतनी खोई थी कि उसे पता ही नहीं चला कब सुखी जी आकर उसका हाथ बटाने लगी। उसने देखा, अरे आप जाकर सो जाओ, तबीयत ठीक नहीं है। कहते हुए उसने उनका सर छुआ। नहीं, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कल सुना मैंने अंश के सवालों को। सुखी जी ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। मेरी एक बात हमेशा मानना, हमें लाइफ के कुछ फैसले अपनों के लिए लेने पड़ते हैं। अखिल तुझे पसंद करता है और तुझसे ज़्यादा वो अंश को पसंद करता है। अंश जब से पैदा हुआ है उसने अखिल को ही अपने दोस्त की तरह देखा है। अपने लिए ना सही, अंश के लिए अखिल के बारे में सोच। ईशानी, जिंदगी ऐसे नहीं कटती। इतनी कड़वाहट है तेरी लाइफ में, वो अंश को इफ़ेक्ट कर रही है। वो भी तेरी तरह बनता जा रहा है। प्लीज़ हो सके तो अपनी माँ की बात मान और अखिल से उस तरह मिलना शुरू कर और उसके साथ सेटल हो जा। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। सुखी जी इतना कहकर चुप हो गई। कुछ भी मत बोलो प्लीज़ आप, ईशानी उन्हें देखकर बोली। बोलने दे ईशानी, मेरी बात मान और अखिल के साथ अपने फ्यूचर के बारे में सोच। अच्छा लड़का है, पिछले 5 सालों से तेरे साथ है। जब अंश होने वाला था वो ही तुझे रातों को उठा उठा कर हॉस्पिटल ले गया था। कोई नहीं था तेरे साथ, तब तो वो तुझे ठीक से जानता भी नहीं था। मैं भी नहीं आ पाई थी तेरे पिता की नाराज़गी की वजह से। बेटा, ऐसे लोग हर किसी के नसीब में नहीं होते। यादों के सहारे ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती। तुझे मीत से नफ़रत है। वजह ना मैंने कभी पूछी ना तूने बताई। उसका नाम तक नहीं लेती मैं तेरे सामने। पर अखिल, उसको मैंने इन सालों में देखा है जब से तेरे साथ रह रही हूँ। सुखी जी उसे समझाते हुए थोड़ा इमोशनल हो गई। सोचूंगी माँ, अपने लिए ना सही अंश के लिए ज़रूर सोचूंगी। कहते हुए उसने सुखी जी का हाथ पकड़कर प्रॉमिस किया। अच्छा, आप ये बाकी का तैयार करो, आज मुझे जल्दी निकलना है। विभा को कुछ ज़रूरी काम है। ईशानी थोड़ा नॉर्मल होते हुए बोली। हाँ तू जा और अंश की फिक्र मत करना, अपने काम पर ध्यान दे। कहते हुए सुखी जी ने किचन का मोर्चा संभाल लिया। ईशानी ने अंश के रूम में जाकर उसको गुदगुदी करते हुए प्यार से बोला, बाबू मैं ऑफिस जा रही हूँ और शाम को अंश के फेवरेट अखिल अंकल भी उससे मिलने आने वाले हैं। वाह मम्मा, अखिल अंकल मेरे फेवरेट हैं, इतनी सारी चॉकलेट्स लाते हैं मेरे लिए। अंश बिस्तर पर अंगड़ाई लेता हुआ बोला। बदमाश, तुझे बस अपनी चॉकलेट की पड़ी है। अच्छा, थोड़ी देर में नानी के हाथों से नहाई नहाई कर लेना और अपना हैंड बचा कर रखना। मेडिसिन लेने में कोई नाटक नहीं करना है, प्रॉमिस। कहते हुए ईशानी ने उसके आगे अपना हाथ बढ़ाया। पिंकी प्रॉमिस मम्मा। कहते हुए अंश ने अपनी सबसे छोटी फिंगर ईशानी के आगे बढ़ा दी। तेरी पिंकी मिली नहीं मुझे आज तक, प्रॉमिस वाला।
चलो उठो और नाश्ता करो, आया बड़ा पिंकी, कहते हुए ईशानी ने उसे बेड से उठाकर नीचे उतारा, उसे स्लीपर्स पहनाई और बाथरूम में भेजा। ईशानी अपने रूम में जाकर तैयार होने लगी। पिंक कुर्ता, ब्लैक फिट जीन्स, गले में स्कार्फ, बालों में पोनी, आंखों में काजल, लिप ग्लास और झुमके पहनकर वो तैयार हो गई। ईशानी गाने सुनते हुए जल्दबाजी में अपनी कार पार्क करके ऑफिस में एंटर हुई। उसने देखा अभी ऑफिस में कोई नहीं आया था। ऑफिस का टाइम वैसे 10 बजे का था। उसकी घड़ी में 8 बजकर 45 मिनट हो रहे थे। उसने सोचा केबिन में जाकर कुछ काम शुरू किया जाए। उसने जैसे ही केबिन खोला उसे केबिन में कोई परछाई दिखाई दी। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। तो ये परछाई किस चीज़ की थी? वो बुरी तरह से घबरा गई। उसने पियोन को आवाज़ लगाई पर ऑफिस में कोई नहीं था। वो तुरंत वहां से दौड़कर बाहर निकल गई। उसने देखा बाहर गार्ड बैठा था। गार्ड ने उसे ऐसे घबराए देखकर पूछ लिया, मैम सब ठीक है? ईशानी ने उसे कुछ भी बताना ठीक नहीं समझा। हाँ सब ठीक है, मैं थोड़ी देर यहाँ बाहर ही बैठूंगी, मुझे कुछ काम है, कहते हुए वो बाहर ही लगी स्टील की कुर्सी पर बैठ गई और अपना लैपटॉप निकाला। उसे डॉक्टर की कई बातें याद आने लगी। ईशानी, अगर दवाई सही वक्त पर ना ली गई तो तुम्हारी दिमागी हालत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। पर ये सब चीज़ें अभी कुछ दिनों में उसे ज़्यादा फील हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने उसे यह सलाह भी दी थी कि हो सकता है तुम्हें किसी काल्पनिक दुनिया का एहसास होने लगे, जो है नहीं वो दिखाई देने लगे। तो ऐसे में अपने आप को इतना बिजी रखना कि आपका ध्यान उन चीज़ों से हटकर अपने काम में लग जाए। पर जो दिख रहा था वो सच में वहम था या कुछ और? ईशानी ने विभा को कॉल किया। फ़ोन उठाते ही वो बोली, विभा मैं ऑफिस पहुंच गई, तुम कहाँ हो? बस डार्लिंग मैं नीचे हूँ, लिफ्ट से ऊपर आ रही हूँ, विभा ने बताया। ओके, कहते हुए उसने फ़ोन कट कर दिया और गिलास से बाहर की तरफ देखने लगी। कुछ देर में विभा उसके पास पहुंची। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? ये तुम्हारा काम नहीं, हमने गार्ड रखा हुआ है। कम ऑन ईशानी, जस्ट थिंक अबाउट योर स्टेटस बेबी। खैर जाने दो, आज हमें मीत मेहता से मिलने हॉस्पिटल जाना है, यही बात थी। अभी हम निकल रहे हैं थोड़ी देर में, मैं ज़रा अपना मेकअप ठीक कर लूँ। कहते हुए विभा ऑफिस में एंटर हुई। ईशानी वहीं बुद्ध बने खड़ी थी। चलो, कहते हुए विभा ने उसे टोका। सॉरी विभा, मुझे बहुत काम है, मैं नहीं चल पाऊंगी, ईशानी ने जवाब दिया। अरे चलो, वो किसी भी वक्त टपकने वाला है। उसकी फैमिली के सामने थोड़ा हमारे मैगजीन का नाम आ जाएगा तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा होगा। हमारी बिजनेस वूमेन भी अपना फ़ायदा देख रही थी। उसे मीत मेहता के जीने मरने से कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ रहा था। ईशानी उसकी बातें सुनकर रुक गई, आंखों में नमी तैर आई। ओह कम ऑन डार्लिंग, जब हम उसकी तैयारी पर जाएंगे तब तक ये सब ड्रामा करना पड़ेगा। मैं तो ऐसे में अपने गॉगल हमेशा साथ रखती हूँ ताकि सामने वाले को पता न चले कि रो रही है या नहीं। और हमें सच में रोना नहीं होता, बस थोड़ी सी एक्टिंग। लुक एट मी, कहते हुए विभा ने उसे दिखाया। अपना मुंह थोड़ा सा खराब करके लंबी लंबी सांस खींचना होता है और अपना हाथ अपने होठों पर रखना होता है। बस देखो ऐसे करना है, बहुत सिंपल है। विभा उसे झूठा मोटा रोना सिखाते हुए ईशानी को लेकर केबिन में पहुंच चुकी थी। ईशानी उसके सामने कुर्सी पर बैठ गई। कुछ कहने की तो हिम्मत बची ही नहीं थी उसके अंदर, और दिमाग में इतनी उथल पुथल की कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो अपना सर झुकाए बैठ गई। विभा ने अपने मिरर में अपना मेकअप ठीक किया, अपनी ड्रेस देखी और ईशानी को कहा, अभी सुस्ताने का वक्त नहीं है ईशानी, चलो आकर कॉफ़ी पियेंगे। ईशानी ने कुछ नहीं कहा, उसके साथ निकल गई। विभा ने अपने ड्राइवर से कहा गाड़ी निकालने को और दोनों कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। ईशानी के लिए आने वाला एक एक पल 100 सालों की तरह गुजर रहा था। वो विंडो से बाहर देख रही थी, उसकी सलामती की दुआ मांग रही थी और दुआओं से ज़्यादा कंप्रोमाइज़ कर रही थी। अगर वो ठीक हो गया तो मैं उसे और इस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए कहीं और चली जाऊंगी। उसका ध्यान ही नहीं गया। विभा उसे आवाज़ लगा रही थी। विभा ने उसे देखा, दोबारा आवाज़ लगाई, ईशानी तुम्हारी तबीयत आज भी ठीक नहीं लग रही। वहाँ ऐसे बियर्ड बिहेव मत करना, यू नो दैट कि काफ़ी बड़े लोग हैं वो। ईशानी ने बस हाँ में सर हिला दिया। उधर मीत ने सिस्टर को 9:30 पर बुलवाया था। सिस्टर ठीक टाइम पर पहुंच गई। मीत ने सिस्टर को समझाते हुए कहा, अभी 2 लड़कियां आएंगी, वीर आपको इशारा कर देगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस बाहर जाकर चीखना है, डॉक्टर डॉक्टर, पेशेंट की हालत ख़राब हो गई है। कैसे करोगी? मीत ने दोबारा पूछा। नर्स ने उसे बोलकर बताया। मीत ने अपना सर पीट लिया। अरे सिस्टर, आपको जिसके सामने एक्टिंग करनी है वो बहुत इंटेलिजेंट है, एक बार में पकड़ लेगी। वीर ज़रा सिखा इनको, वो बोला। वीर ने सिखाना चालू किया। देखो ऐसे हाथ ऊपर नीचे करने का और लंबी लंबी सांसें भरने का और ज़ोर से बोलने का, बोल कर दिखाओ।
नर्स ने वही किया। अरे यार, इनको प्रैक्टिस करवा वरना ये हिलडुल के काम बिगाड़ देंगी। मीत एप्पल खाते हुए बोला। जी सर, कहते हुए वी ने उन्हें प्रैक्टिस करवाई। आखिर नर्स वो सब करने में एक्सपर्ट हो गई। पर सर, अगर डॉक्टर ने देख लिया तो? नर्स ने पूछा। मीत ने वीर की तरफ मुस्कुराया। वीर बोला, आप बस वो करो जो करना है। और हाँ, ऐसे एक बार करके रूम में आ जाना और 1 मिनट बाद दोबारा वही करते हुए बाहर भाग जाना। मीत उसे समझाते हुए बोला। भाग जाओगी तो माहौल थोड़ा और गर्म हो जाएगा। मीत शरारती लहजे में बोला। वीर, हो सके तो बाहर थोड़ा क्लियर कर देना, ज़्यादा लोग जमा ना हो, उसने वीर से कहा। मीत अकेला अंदर बैठा सोच रहा था। ईशानी, ये देखना है कि प्यार कितना बचा है। क्या अब भी कोई तार बचा है जिसे दोबारा जोड़ा जा सके? उसने देखा 9:45 हो चुके थे। उसकी धड़कनें तेज होने लगी थी। घड़ी में गुजरने वाला एक एक सेकंड उस पर भारी था। इतने सालों बाद उसे, यानी अपनी ईशानी को देखने वाला था। धड़कनें इतनी बढ़ी हुई थी मानो दिल ही उछलकर बाहर आ जाएगा। वही हाल हो रहा था जो उसे पहली बार उस श्री कैफे में देखकर हुआ था। मीत अपने बेड पर बैठा हुआ यही सोच रहा था। वीर आईसीयू के बाहर की जगह क्लियर करवा रहा था। बाकी के गार्ड्स उसको फॉलो कर रहे थे। मीत अकेला था। उसके फ़ोन पर कॉल आने लगा। उसने देखा मॉम ब्लिंक हो रहा था। उसने फ़ोन उठाया। गुड मॉर्निंग बेटा। सामने से राखी जी भारी भरकम आवाज़ में बोली। वो थोड़ा हताश या कह सकते हैं डरा हुआ सा था। उसने हल्के से गुड मॉर्निंग मॉम बोला। मीत, बेबी सब ठीक है? तबीयत ठीक नहीं लग रही तुम्हारी, उन्होंने चिंतित सा पूछा। मैं आ जाऊं क्या? राखी जी आगे बोली। अरे नहीं, मैं अभी सो रहा हूँ और वीर है यहाँ, सब ठीक है, आप 12 से पहले मत आ जाना। मीत लंबी सांस भरते हुए सीने पर हाथ रखकर बोला। आर यू श्योर? राखी जी ने सामने से पूछा। अरे हाँ। फिर धीरे से बोला। हे भगवान, ये मोम ना टपक पड़े वरना वो और गुस्सा हो जाएंगी। मैं सोता हूँ थोड़ी देर, आप 12 के बाद आना, बाय। बहुत नींद आ रही है, उसने हड़बड़ी में कहा। अरे पर, राखी जी बोलने कोई। बाय बाय, चलो रखो, कहते हुए उसने फ़ोन कट कर दिया। ये पेरेंट्स बिना समझते क्यों नहीं? इन्हें बच्चों को प्राइवेसी देनी चाहिए, मीत बड़बड़ाया। उसके हाथ में फ़ोन था और व्हाट्सएप पर रोहित का मैसेज दिख रहा था। वो उस पल को याद करने लगा जब रोहित और नीति की कोर्ट मैरिज की तारीख तय हो गई थी। दोनों खुश थे, पर अचानक 2 दिन बाद एक दिन सुबह के समय रोहित हड़बड़ाकर मीत को उठा रहा था। तुझे पता है मॉम डैड आ रहे हैं यहाँ? रोहित बेतहाशा घबराया हुआ बोल रहा था और मीत आधी नींद में था। ये हाथ का प्लास्टर कल ही हटाए, तोड़ दे इसको दोबारा, कहते हुए मीत उठा। उसने अपना हाथ संभाला, फिर उसने देखा हाथ से ज़्यादा उसे रोहित को संभालने की ज़रूरत थी। रोहित को मायूस देखकर वो बोला। रुक, थोड़ा पानी पी, शुरू से बता। यार, कल मम्मी पापा आ रहे हैं, रोहित बोल पड़ा। पर क्यों? मीत ने पूछा। उनको मैंने बताया था ना कि मुझे लड़की पसंद नहीं है। रोहित कुछ सोचते हुए बोला। हाँ तो? मीत उसे फटी आंखों से देखते हुए बोला। तो वो यहाँ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो लड़की जिसका फ़ोटो भेजा था वो यही है। अपने किसी रिलेटिव के साथ रहकर आगे की पढ़ाई करने यहाँ आई है। तो वो दोनों कहीं बात आगे ना बढ़ा दें। रोहित एक सांस में इतना बोलकर चुप हो गया। यार, तेरे माँ बाप को तेरी शादी के अलावा कोई काम नहीं है क्या? मीत अपनी आंखें मसलते हुए बोला। उनको इस बात की टेंशन है कि उनके रिटायरमेंट के बाद शायद मुझे अच्छी लड़की ना मिले। और माँ तो उसको गोरा रंग देख कर ही फ्लेट हो गई। रोहित अपनी जिंदगी के दुखड़े बता रहा था। मीत बेपरवाह सा बोला। तो तू बताना, मैं क्या करूं? वो चिल्लाकर बोल पड़ा। रुक, सोचने दे। मीत ने कहा। सोचने का टाइम नहीं है, कल वो आ रहे हैं, मंदिर में शादी कर लेते हैं। एक बार शादी हो गई तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। रोहित तय करते हुए बोला। क्या बोल रहा है तू? कुछ तो सोच समझ के बोल, मीत बोल पड़ा। हाँ, यहाँ एक मंदिर है, वहाँ शादियाँ होती हैं, मैंने पता किया था। रोहित युद्ध में जाते हुए सैनिक की तरह तैयार होकर बोला। ओ भाई, तू तलवार अंदर रख, तू थोड़ा शांत रह, कोर्ट में शादी कर वो भी ठीक है, कानूनी मान्यता मिलती है, मीत ने समझाया। नहीं, अब ये वक्त शांत रहने का नहीं, तू उठ और तैयार हो, कहते हुए उसने नीति को फ़ोन लगाया। नीति के फ़ोन उठाते ही वो बोल पड़ा। नियति, मैं तुझे 1 घंटे में बताता हूँ कहाँ आना है, तू साड़ी पहनकर तैयार हो जा। पर रोहित, क्या चल रहा है, साड़ी क्यों पहननी है? नीति ने सवाल दाग दिए। तू प्यार करती है ना मुझे? रोहित एकदम सीधा सवाल कर बैठा। हाँ रोहित, क्या हुआ? नीति ने प्यार से पूछा। तो ज़्यादा सवाल जवाब नहीं, शादी करनी है। मैं अभी सब बंदोबस्त करके तुझे एड्रेस बता देता हूँ कहाँ आना है। इतना कहकर रोहित ने फ़ोन कट कर दिया। नीति घबराई हुई थी। उसको घबराता देखकर ईशानी ने उससे पूछा, क्या हो गया?
तुम दोनों ने इतना तूफान क्यों मचा रखा है? ईशानी, मुझे साड़ी पहननी है, नीति अपनी अलमारी टटोलते हुए बोली। पर क्यों? वो तो अब बस हम फेयरवेल में पहनते हैं, ईशानी ने सर खुजाते हुए कहा। अरे बाबा, मुझे नहीं पता क्या हुआ, रोहित बहुत घबराया हुआ था। मुझे लगता है कुछ हुआ है, वो शादी की प्लानिंग कर रहा है। अकेली पहनूंगी तो बहुत और लगेगा, तू भी पहन लेना वो तेरी क्रीम कलर वाली। कहते हुए नीति ने अलमारी से एक साड़ी निकाली। और मैं ये पिंक पहन लेती हूँ, उसके अलावा कुछ साड़ी नहीं है मेरे पास, नीति रुआंसी सी बोली। अरे वो मेरी लोकल एक्सप्रेस ब्रेक लगा, ईशानी ने कहा। नहीं ईशानी, मैटर बहुत सीरियस लग रहा है, चल तैयार हो जाते हैं, नीति उसे मनाते हुए बोली। अच्छा रुक, घबरा मत, कहते हुए ईशानी ने उसे थोड़ा शांत किया। अपने पास रखे हुए सामान से दो साड़ियाँ, दो पेयर झुमके, दो पेयर बैंगल्स, पायल सब ढूंढ के निकाल ली। अब ईशानी ने नीति को तैयार करना शुरू किया। उसने उसे साड़ी पहनाकर उसका मेकअप किया। अब तू पहन ले साड़ी, कहते हुए नीति ने झुमके उठाए और खुद पहनने लगी। दोनों तैयार होकर रोहित के फ़ोन का वेट करने लगी। उधर मीत और रोहित पूजा की सामग्री और पंडित को लेकर मंदिर पहुंच चुके थे। रोहित ने नीति के फ़ोन पर लोकेशन भेजी। दोनों ने कैब बुक की और तुरंत निकल गई। उधर मंदिर में मीत और रोहित उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने देखा नीति चली आ रही है। वो आकर रोहित के पास रुकी। रोहित ने उसे हक किया। सॉरी, पर आज शादी नहीं की तो देर हो जाएगी, वो बोला। नीति ने बस हामी भरी। अब मीत की बेचैन नज़रें ईशानी को ढूंढ रही थी। नीति, ईशानी नहीं आई, वो आंखें फाड़ के उसे देखते हुए बोला। कैब वाले को पैसे दे रही है, नीति ने बताया। पर अब मीत को इतना सब्र कहाँ था। वो दौड़कर मंदिर के बाहर जाने लगा कि देखा सामने से ईशानी चली आ रही है। उसकी साड़ी उड़ उड़ कर उसे तंग कर रही थी। कभी वो उस साड़ी को संभालती तो कभी अपने हवा में उड़ते बालों को। क्रीम कलर की साड़ी, संगमरमर सी शख्सियत, कानों में बड़े बड़े झुमके, उन झुमकों में उलझती उसकी लटें, हाथों में ढेर सारी चूड़ियाँ। इस निखरते हुस्न से लेकर झुर्रियों भरे चेहरे तक प्यार करना है तुझे। मीत उसे देख रहा था और सोच रहा था कि ईशानी की नज़र भी मीत पर गई। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। मीत ने सीने पे हाथ रखा। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। पहली बार उसको साड़ी में देखा और वो भी ऐसे। मन कर रहा था रोहित और नीति को धक्का देकर खुद उनकी जगह पर शादी कर लें। उसे रोहित की आवाज़ सुनाई दी। क्या वहीं खड़ा रहेगा, आई कि नहीं ईशानी? मीत कुछ कहता इससे पहले ही ईशानी उसके पास आकर बोली, हाँ आ गई। पंडित जी शुरू कीजिए, कहते हुए उसने नीति के पास आकर उसके सिर पर पल्लू डाला। मीत भी उनके पास पहुंचा और ईशानी के साइड में जाकर बैठ गया। रोहित और नीति शादी कर रहे थे और मीत और ईशानी एक दूसरे को निहार रहे थे। मीत ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। ईशानी को बहुत अच्छा लग रहा था कि रोहित जोर से बोला, हो गया हो तेरा तो वो माला दे दे, साले खुद शादी कर रहा है, मेरी थोड़ी खुशी नहीं देखी जा रही? इसको ना जाने किस चीज़ की जल्दी है। बड़बड़ाते हुए मीत उठा और उन्हें वरमाला दी। ईशानी की हंसी रुक ही नहीं रही थी। रोहित और नीति ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। आत्मीयत से भरे माहौल में पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामकर एक दूसरे को वचन दिए। पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए उन दोनों को समझा रहे थे और रोहित और नियति उन्हें समझ रहे थे। खैर, उनकी तो शादी हो रही थी, पर हमारे मीत और ईशानी एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर जो वचन एक दूसरे को दे रहे थे उन पर तो किसी का ध्यान गया ही नहीं। फेरों में ईशानी उन दोनों पर फूल बरसा रही थी और मीत ईशानी पर। रोहित ने नीति की मांग भरते हुए उसकी हर मांग पूरी करने का वादा खुद से कर दिया। मंगलसूत्र तो वो ला नहीं पाए थे, पर यह काम ईशानी ने अपनी तरफ से कर लिया था। उसने रास्ते से एक मंगलसूत्र ले लिया था और रोहित को कह भी दिया, जब तू इस लायक हो जाए तो इसके लिए गोल्ड का बनवा देना। शादी का माहौल था थोड़ा इमोशन और थोड़ा मस्ती से भरा हुआ। दोनों की शादी संपन्न हुई और दोनों ने पंडित जी से आशीर्वाद लिया। ईशानी ने नीति को गले लगाया और रोहित को हिदायत की, उसका ख्याल रखने की। अब एक वचन और दे मुझे। नीति ने रोहित के सामने रोमांटिक होते हुए हाथ आगे किया। वो क्या? रोहित उसका हाथ पकड़ते हुए बोला। एक समझौता, नीति उसे अपने पास खींचते हुए बोली। वो क्या? रोहित आईब्रो टेढ़ी करके बोला। यही कि अगर लड़ाई हो जाए तो हम दोनों समझौता करेंगे। तू माफ़ी मांग लेना और मैं माफ़ कर दूंगी, कहते हुए नीति हंसने लगी। रोहित उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसके बाद चारों ने खूब सारी पिक्स क्लिक की। अब एक टेंशन और, शादी तो हो गई, अब रहना कहाँ है दोनों को? और शादी के बाद अलग रहने के ख्याल से ही दोनों का जी भराया। कहाँ लड़कियां शादी के बाद ससुराल जाती रोती हैं, और यहाँ हमारी नीति वापस अपने पीजी जाते हुए रो रही थी। ईशानी ने उसका सिंदूर थोड़ा साफ किया और बाकी बालों से कवर किया।
ताकि किसी को पता न चले। मंदिर से बाहर निकलकर नीति ने पहनाई हुई माला भी रोहित को दी। उसका रोहित से दूर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, पर दोनों के पास साथ रहने का कोई जुगाड़ नहीं था। ईशानी ने कैब बुक की। रोहित और नियति ऐसे ही हक करके खड़े थे। सॉरी नियति, तुझे बाकी लड़कियों की तरह घंटों पार्लर में बैठने का मौका नहीं दिया मैंने। रोहित उसे सीने से लगाए बोला, अच्छा है ना, मुझे तो वो दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं, बस घर वाले मान जाएंगे ना। थोड़ी टेंशन इस चीज़ की है, वो भी उसके सीने से चिपकी हुई बोली। मना लेंगे, तू टेंशन मत कर, अभी तो दूर मत जा, अच्छा नहीं लग रहा। रोहित थोड़ा इमोशनल होकर बोला। थोड़ी देर में ईशानी और नीति चली गई। मीत रोहित को बड़ी मुश्किल से वहां से वापस पीजी लाया था। उसकी शक्ल तो उस दिन देखने लायक थी। आज जीवन ज्योति हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में बैठा मीत वो सब याद करके अपने आप को आज भी उसी दौर में महसूस कर रहा था। अचानक वीर अंदर आया और मीत अपने सपनों से जागा। सर, मैम किसी भी वक्त आती होंगी, वीर कह ही रहा था कि सिस्टर अंदर आ गई। सिस्टर आप रुकिए, इधर ड्रिप व्रिप लगाने का नाटक करो और मैं बाहर जाता हूँ, मुझे जैसे ही फ़ोन आएगा मैं आपको अलर्ट कर दूंगा। कहते हुए वीर बाहर जाकर खड़ा हो गया। 5 मिनट बाद ईशानी और विभा की कार हॉस्पिटल के सामने रुकी। वीर ने एक गार्ड वहां लगा रखा था ताकि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाए। गार्ड ने नीचे से फ़ोन किया, सर विभा मैडम और एक और मैडम आई हैं। कहते हुए उसने उनकी पिक्चर वीर को भेज दी। अब ये कन्फर्म हो चुका था कि ईशानी भी विभा के साथ हॉस्पिटल पहुंच चुकी है। वीर ने तुरंत अंदर जाकर सिस्टर को बता दिया कि वो दोनों कुछ देर में ऊपर आ जाएंगी। गिलास से देखकर शुरू हो जाना। सिस्टर थोड़ी घबराई हुई थी। देखो, आप पानी पियो और सब अच्छे से करना, बस हिल डुल के काम मत बिगाड़ना। कहते हुए मीत ने उसे पानी का गिलास दिया। हाँ कहते हुए वो थोड़ी नॉर्मल हुई। वीर दोबारा बाहर जाकर आईसीयू के गेट पर खड़ा हो गया। नीचे विभा रिसेप्शन पर पूछने को रुकी कि उसने देखा ईशानी आगे बढ़ी जा रही है। उसने उसे आवाज़ लगाई, ईशानी बिहेव, कहाँ जा रही हो? सरकारी अस्पताल नहीं है, देखो हमें पता करना है कि आईसीयू वार्ड कहाँ है। मुझे पता है विभा, चलो। ईशानी ने आंखों में तैरती नमी को छुपाकर कहा। विभा को उसके वियर्ड बिहेव की वजह तो पता नहीं थी। उसे लगा शायद बीमार है, इसीलिए आंखें लाल और नम है। जाते समय तुम भी किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेना। विभा उसके पीछे बड़बड़ाती जा रही थी। ईशानी चुपचाप चले जा रही थी। कुछ देर में जैसे ही दोनों आईसीयू के बाहर पहुंची, प्लानिंग के अनुसार नर्स दौड़कर बाहर आई। डॉक्टर डॉक्टर, और अपने हाथ ऊपर नीचे करके एकदम घबराई शक्ल बनाकर चिल्लाने लगी। सर की हालत बहुत ख़राब हो गई है, डॉक्टर डॉक्टर बोलते हुए वो दोबारा अंदर घुस गई। ओ माय गॉड, विभा का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने लगा। ये हमें ही अपशगुनी ना समझ ले। वो धीरे से बड़बड़ाई, ईशानी डार्लिंग यहाँ से खिसक लेते हैं, वरना हम पर अपशगुन का ठप्पा लग जाएगा। ओ गॉड, हमारे आते ही टपकना था इसको। विभा टिश्यू से पसीना साफ करते हुए बोली। ईशानी के कानों में जैसे सुन सुन की आवाज़ आने लगी। उसे लगा उसने मीत को खो दिया। वो वहीं ज़मीन पर बैठ गई। अब आंखों की नमी गालों पर टपक गई। विभा ने उसे देखा और कहा, ईशानी ये बैठने की जगह नहीं है, कम ऑन डार्लिंग, अभी निकलते हैं यहाँ से। विभा दिखावटी हंसी लिए वीर को देखते हुए बोली, जो कि घबराने की एक्टिंग करते हुए रोते हुए अपने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कह रहा था, हे भगवान, मीत सर को कुछ मत होने देना। मीत उस वक्त अंदर केले खाने में बिजी था। नर्स को देखकर उसकी हंसी निकल गई। क्या बात है सिस्टर, मैं यहाँ से बाहर निकलकर किसी डायरेक्टर से बात करके आपको फिल्म में रोल दिलवाऊंगा। वो बोला, थैंक यू सर। सिस्टर बोलते हुए शर्माई। आप सो जाओ। कहते हुए उसने उनसे केले का छिलका लिया और देखा डस्टबिन दूर थी, तो उसने उस छिलके को अपने पॉकेट में डाल लिया और मीत को ऑक्सीजन मास्क लगाकर चादर ओढ़ाकर लेटा दिया और दोबारा रेडी हो गई। गेट खोलकर जैसे ही बाहर भागी, विभा उसको देखकर बुरी तरह डर गई। अपने सर पर हाथ रखकर चक्कर खाते हुए वो बोली, लगता है निकल लिया, और लंबी लंबी सांसें भरने लगी। अब ईशानी से रहा नहीं गया। वो उठी और दौड़कर सीधे आईसीयू में पहुंच गई। उसके पीछे विभा भी जाने को हुई कि वी ने उसे बाहर ही रोक दिया। वो दिखावटी हंसी के साथ बाहर ही रुक गई। वो आ जाएगी, कुछ काम था इसीलिए चली गई। विभा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ईशानी का ये बियर्ड बिहेव वो वीर को कैसे एक्सप्लेन करे। वो हंसते हुए वीर से थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो गई। ईशानी आईसीयू में पहुंची। आज उसे दुनिया की किसी ताकत का डर नहीं था। विभा क्या सोचेगी ये सब भूलकर वो आईसीयू के अंदर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू समा नहीं रहे थे। धुंधली आंखों से उसने देखा मीस सोया हुआ था। ईशानी उसके बिस्तर पर जाकर उसके ऊपर लिपट गई।
उसके आंसुओं से मीत का सीना भीगने लगा। उठ जाओ मीत प्लीज। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, मुझे नफरत है तुझसे। शक्ल नहीं देखनी तेरी। समझ क्या रखा है, ऐसे हर्ट करोगे पूरी लाइफ? क्या लगता है तुम्हें तुम्हारे पीछे पीछे घूमती रहूं? बहुत गुस्सा हूं तुमसे, पर प्लीज भगवान के लिए आज उठ जाओ। गुस्सा हूं तुझसे, नफरत भी है तुझसे, पर तुझे ऐसे नहीं देख सकती। मीत की आंखों से लेटे लेटे आंसू निकल रहे थे। अब हद ये थी कि वो अपनी ईशानी को देखना चाहता था। उसे देखे बिना 5 साल हो गए थे। वो उसके बिना गुजरे हर साल का हिसाब चाहता था। उसने अपना ऑक्सीजन मास्क हटाया। टू बी कंटिन्यूड।